तो प्यारे बच्चों कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आ गए हैं आज आपके जो सामाजिक विज्ञान है, सोशल साइंस खंड के अंतर्गत जो भूगोल है, उस खंड में आने वाले जितना भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न है सभी को अच्छे तरीके से हम लोग चर्चा करेंगे। और ये वीडियो जो है स्पेशल आप लोग के, जो आपका अभी हाल ही फिलहाल में आपका एग्ज़ाम होने वाला है, अर्धवार्षिक परीक्षा। अर्धवार्षिक परीक्षा आपका एग्जाम होने वाला है। उस परीक्षा में अगर आप चाह रहे हैं कि अपने साथियों के साथ रहकर सबसे अच्छा बनना और सबसे अच्छा नंबर लाकर दिखाना, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा और ज़रूर देखिएगा। और आपके फाइनल जो एग्ज़ाम होगा, फाइनल बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए भी ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होगा। तो एक एक चीज़ों को सुनिएगा और कॉपी कलम लेकर बैठिएगा। जो चीज़ आपको लगेगा कि हमको इसको लिखना है तो उसको स्टार बनाकर नोट कर लीजिएगा। अगर इस चैप्टर से जो ये भूगोल है, इस खंड में कुछ चैप्टर हमने इस पर पढ़ाए हैं, अगर आप लोग नहीं देखे होइएगा तो संसाधन और उपयोग जो है और आपका जो भूमि संसाधन है, उस दोनों खंड को अच्छे तरीके से इस प्लेटफॉर्म पे बताया गया है। अगर आप नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लीजिएगा। सभी विषयों को बहुत ही कम दिनों में अच्छे तरीके से नोट्स के साथ इस चैनल पर आपको वीडियो को प्रोवाइड किया जा रहा है। तो क्या करिएगा, चीज़ों को आप नोट करते चलिएगा और याद करते चलिएगा। और बिहार में अच्छा नंबर लाना है और आप कुछ ऐसा करिएगा, ऐसा कर दिखाइएगा कि आप कहिएगा कि हाँ, कि हम कुछ किए हैं, इस चैनल से जुड़े हैं तो कुछ किए हैं। और अपने आने वाले जितने भी दोस्त हैं वे सभी, या छोटे भाई बहन हैं, वे सभी को कहेंगे कि इस चैनल से जुड़े। और इस चैनल पर बहुत ही अच्छे अच्छे टीचर हैं और एकदम अच्छे तरीके से चीज़ों को तोड़ कर बताते हैं। एक बार नहीं 10 बार बोलते हैं। एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न है उस पर 10 बात बोलते हैं। वे चीज़ों को अच्छी तरीके से बताते हैं। आप ज़रूर बताइएगा और आपसे कहेंगे कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपके जितने भी साथी होंगे उस सब पर शेयर कर दीजिएगा और एक लाइक प्यारा प्यारा कर दीजिएगा। तो शुरुआत करते हैं आज का खंड, जो आपका ज्योग्राफी है, सामाजिक विषय, जो आपका एग्जाम होगा सोशल साइंस का 80 नंबर का आपका एग्जाम होगा। इसमें हम लोग जो भूगोल खंड है, उस भूगोल खंड को बिल्कुल ही अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। जो आपका ज्योग्राफी है, VVI ऑब्जेक्टिव रहेगा, अर्धवार्षिक स्पेशल। ज़्यादातर ये रहेगा आपका अर्धवार्षिक, लेकिन आपके फाइनल एग्जाम में भी पूछेगा। इससे बाहर भूगोल का एक भी प्रश्न नहीं आएगा। जरूर देखिएगा। आपको मस्ट इंपोर्टेंट, इसमें हम कितने ऑब्जेक्टिव सेट किए हैं तो 50 है। टोटल 50 ऑब्जेक्टिव VVI है। वे चीज़ों को हम अच्छे तरीके से बताएंगे और शुरुआत करते हैं और कहेंगे कि कुछ ऐसा करिएगा कि आपके देखकर कहे कि कर दिखाए कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। मतलब कुछ ऐसा करना है कि लोग आपसे प्रेरित होगा और प्रेरित होकर कहेगा कि हाँ, मोहन की तरह बन जाए, राजन की तरह बन जाए, सोनू की तरह बन जाए, गीता की तरह बन जाए, रीना की तरह बन जाए। मतलब ऐसा करना है समाज में कि समाज के लोग कहे, अपने जो भाई बहन हैं, अपने आसपास के छोटे बच्चे हैं, उस सबको कहे कि हाँ, उसके जैसा बनना है। कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। इसी पर आपका एक मोटिवेशन है कि हिम्मत न हारिए, मेहनत करते रहिए आप। मतलब हिम्मत नहीं हारना है। जब आप थक जाइएगा ना, तो आप सोचिएगा कि ज़िंदगी जो है ना, एक ही बार मिलता है, ये ज़िंदगी दोबारा नहीं मिलता है। अगर इस ज़िंदगी में एक समय दुख मिलेगा, विद्यार्थी जीवन में हमको दुख मिलेगा, तो समझिए सुखी दूसरा जीवन में नहीं मिलेगा, इसी जीवन में आपको मिलेगा। और वो आपको छीनना है। कैसे छीनिएगा? तो आपको एक सफल इंसान बनना होगा। सफल इंसान जब बन जाइएगा तो इसी ज़िंदगी में कष्ट है, तो इसी ज़िंदगी में ज़िंदगी मस्त भी रहेगा और अच्छा भी रहेगा, खुशहाल रहेगा। ज़िंदगी का ही दो ही किनारा है, कभी खुशी तो कभी गम। तो खुशी मिलेगा कब मिलेगा? जब आपको अभी कष्ट करिएगा, पढ़ाई करिएगा, आपको थोड़ा कष्ट मिलेगा। इससे अच्छा अभी जो कष्ट करिएगा, ज़िंदगी में आने वाले समय में आपको कभी भी कष्ट की अनुभूति नहीं होगा। तो जीवन में जब दुख मिलता है विद्यार्थी जीवन में, तो इंसान जब पढ़ लेता है, और कुछ विद्यार्थी जो होता है कष्ट से भाग जाता है कि हम नहीं पढ़ेंगे। इतना कष्ट मिल रहा है जीवन में, कौन पढ़ाई करेगा भाई? इतना करके क्या होगा? मेरा दिमाग खराब हो रहा है, ये चीज़ हो रहा है, ठीक है, हम खेल नहीं पा रहे हैं, हम दोस्तों के साथ एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं। वैसे ही बच्चे जीवन में असफल होते हैं, क्योंकि अपना विद्यार्थी जीवन तो एंजॉय में बिता लिया है। वो अपना विद्यार्थी जीवन एकदम एंजॉय में बिता लिया है और एंजॉय अभी कर लिया है, अभी जीवन में खुशी मिल रहा है, तो उसको ज़िंदगी में आने वाले भविष्य में समझिए तो
जितना आपको खुशी मिलेगा, जितना आप मस्त रहिएगा, आप एक सफल इंसान रहिएगा, आपके पास जो धन दौलत रहेगा, आपके पास जो गुण व्यवहार रहेगा, शिक्षा रहेगा, आप उससे बेहतर कहलाइएगा। और वो बालक जो एंजॉय किया है विद्यार्थी जीवन में, उसको कोई नहीं पूछेगा। अंत समय में वो आपके सामने आएगा और आप देखिएगा कि हाँ, कि हम मेहनत किए तो हम आज कहाँ हैं, वो मेहनत नहीं किया, वो मेहनत ना किया तो आज वो कहाँ है। तो यही है जीवन का ही किनारा। अभी कष्ट है तो बाद में आप मस्त रहिएगा। कहेंगे हिम्मत ना हारिए, मेहनत, हिम्मत ना हारिए, मेहनत करते रहिए। आप हिम्मत नहीं हारना है, ठीक है। जब भी हिम्मत हारे ना तो अपनी मम्मी से और पापा से बात कर लीजिएगा थोड़ा, ठीक है। आप अपने मम्मी से और पापा से बात कर लीजिएगा और थोड़ा बतियाइएगा, थोड़ा कहिएगा पापा और मम्मी को, हमको थोड़ा पढ़ने का अब लग रहा है ना, हिम्मत नहीं है। आपको एकदम हौसला देगा और आपको भी वहाँ सीखना पड़ेगा अपने मम्मी और पापा से कि वो कितने कष्ट करके हमको पढ़ा रहे हैं, हमारे लिए सब चीज़ की सुविधा दे रहे हैं कि हम सफल बन जाएंगे। तो आने वाले समय में अपना जो ज़िंदगी है, अपने ज़िंदगी से कुछ करके उनको खुशी देंगे। उनके जीवन का कुछ हिस्सा तो आप पूरा कर पाइएगा। माता पिता का कभी भी कर्ज पूरा नहीं होगा, लेकिन कुछ हिस्सा कर पाइएगा जब आप सफल होइएगा तब, ठीक है। तो हिम्मत नहीं हारना है, कर दिखाएंगे कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहेगी आपके जैसा। इसी मोटिवेशन के साथ शुरू करते हैं आज का हमारा जो पहला प्रश्न है। आपका पहला जो प्रश्न है कि सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। प्रश्न आपका यही है कि सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है, इसका आंसर बताइए। ऑप्शन ए में है बिहार का मैदानी क्षेत्र, बी में है उत्तराखंड, सी में हरियाणा है और डी में क्या है, पंजाब है। आप इसका आंसर कमेंट करके बताइए कि क्या हो सकता है, कि सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। तो सोपानी कृषि क्या होता है, आप बोलिएगा नहीं, पहाड़ी क्षेत्रों में कृषि की जाती है। पहाड़ी क्षेत्रों में, जो पहाड़ी क्षेत्र होता है ना, पहाड़ी क्षेत्र में ही इस प्रकार की कृषि प्रचलित है। और बताइएगा ये पहाड़ी क्षेत्र में ज़्यादातर आपका उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश ये सब एरिया आता है। तो आप लिख सकते हैं कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा है कृषि। और कहाँ, तो बोलिएगा हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में, इन राज्यों में आपका जो सोपानी कृषि प्रचलित है। ये कृषि क्या होता है, तो पहाड़ी क्षेत्रों में, ठीक है ना, सीढ़ी नुमा, मतलब एक सीढ़ी की तरह, सीढ़ीदार खेती बनाया जाता है, सीढ़ी की तरह खेती बनाया जाता है और तब जाके सीढ़ी नुमा खेती की जाती है। उसी कृषि का नाम है सोपानी कृषि। तो ये कहाँ पाया जाता है, आप पहाड़ी इलाका, तो बिहार के मैदानी इलाका तो नहीं होगा, हरियाणा नहीं होगा, पंजाब। आपका कौन हो जाएगा, बिफोर बॉम्बे, ठीक है, बिफोर बॉम्बे हो जाएगा आपका उत्तराखंड। चलिए, आप जान गए कि सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है, उत्तराखंड में। आपका दूसरा प्रश्न है सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है। ठीक है, आपका जो सीमेंट उद्योग है, आपका जो सीमेंट उद्योग है, ठीक है, सीमेंट उद्योग ये कब कार्य करेगा, जब इसको कच्चे माल की प्राप्ति होगा तब जाके। तो इसका जो कच्चा माल है उसका नाम है आपका, बोलिएगा चूना पत्थर। क्या नाम है, चूना पत्थर। तो ऑप्शन में देख लीजिए, बॉक्साइट नहीं है, बॉक्साइट नहीं है, एल्युमिनियम का एक्स है, ग्रेनाइट नहीं है और लोहा नहीं है। कौन हो जाएगा आपका, ए फॉर अमेरिका। आपका आंसर हो जाएगा ए फॉर अमेरिका, चूना पत्थर। ठीक है, सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या होता है, चूना पत्थर। चलते हैं हम आगे के प्रश्न में। हमारा तीसरा प्रश्न है, कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है। आप बताइएगा कि सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य कौन है। इसमें कर्नाटक है कि गोवा, कर्नाटक है कि गोवा है कि उड़ीसा है कि झारखंड है। आप बताइएगा। जो लोहा है, लोहा जो है इसको उद्योगों की, ठीक है, आप बताइएगा, इसको उद्योगों की जननी कहते हैं। क्या कहते हैं, जननी। आधुनिक सभ्यता का रीढ़, रीढ़ कहते हैं। ठीक है, सबसे अच्छा आपसे पूछेगा लोहा के प्रकार में, तो आप बताइएगा हेमेटाइट। कौन होता है, हेमेटाइट। हेमेटाइट में सबसे जो लोहा है आपका AIS के रूप में प्राप्त होता है और सबसे अच्छा क्वालिटी का होता है हेमेटाइट होता है। तो आप यहाँ पे बताइएगा कि कर्नाटक होगा कि गोवा की उड़ीसा की झारखंड। तो सबसे ज़्यादा भारत में लोहा का उत्पादन होता है आपका कर्नाटक में होता है। कहाँ होता है, कर्नाटक में हो जाएगा, ए फॉर अमेरिका। आपका 4 नंबर जो प्रश्न है, किस खनिज को उद्योगों की जननी कहा जाता है। अभी अभी हम आपको बताए हैं कि उद्योगों की जननी किस खनिज को कहते हैं, सोना के कि तांबा के कि लोहा के कि मैग्नीज के। आप बताइए कि खनिज क्या होता है। आप ऑप्शन देखिए, फिलहाल हम बता देते हैं खनिज क्या होता है। खनिज क्या होता है, पृथ्वी के जो भूगर्भ होता है, भूभाग से
भूभाग या भूगर्भ बोलिए, इस भूगर्भ से भूभाग से प्राप्त जितने भी पदार्थ होते हैं उसको आप खनिज कह सकते हैं। और खनिज जो होता है इसका आकार जो होता है अनिश्चित होता है। क्या होता है? खनिज का आकार अनिश्चित होता है, किसी भी आकार में, मतलब एक सीमित आकार में नहीं ढला होता है, अनिश्चित होता है और अशुद्ध रूप में खनिज प्राप्त होता है, उसका शुद्धिकरण किया जाता है। तो किस खनिज को दोगों की जननी कहते हैं? तो आप बताइएगा कि सर लोहा को कहते हैं। किसको कहते हैं? आपका आंसर हो जाएगा C4 चेन्नई। ठीक है, आपका 5 नंबर प्रश्न है, इनमें कौन अधात्विक खनिज का उदाहरण है? देखिए खनिज क्या होता है, हमने बताया खनिज क्या होता है। अब यहाँ पर खनिज के आपको प्रकार बता देते हैं, खनिज के प्रकार। ठीक है, खनिज जो होता है आपका 2 प्रकार का होता है, एक होता है धात्विक खनिज और दूसरा होता है आपका अधात्विक खनिज। खनिज 2 प्रकार के होता है, ये भी 2 प्रकार का होता है, एक होता है लौहयुक्त और एक होता है अलौहयुक्त। ये भी 2 प्रकार के होता है, एक होता है कार्बनिक आपका यहाँ पर अधात्विक भी 2 प्रकार का, एक होता है कार्बनिक खनिज और दूसरा होता है अकार्बनिक। इस तरीके से आप देखें खनिज कितने प्रकार के? 2 प्रकार के, धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज। और धात्विक खनिज भी 2 प्रकार के, लौहयुक्त, अलौहयुक्त। अधात्विक खनिज वो भी आपका 2 प्रकार के होता है, कार्बनिक, अकार्बनिक। हम आपको सिर्फ प्रश्न पर ही छोड़ेंगे नहीं, प्रश्न से रिलेटेड जितने भी प्रश्न हैं सब बताएंगे आपको। अब धात्विक खनिज क्या होता है? तो बोलिएगा जिस खनिज में धातु की मात्रा होती है। ठीक है, आप तत्व के नाम जानते होइएगा, जिसमें अम्ल लगा होता है वो ज़्यादातर क्या होता है? आपका धातु होता है। पहचाने का, जैसे हीलियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। ठीक है, आपका धातु होता है। और ये भी 2 प्रकार का होता है, एक लौहयुक्त और दूसरा अलौहयुक्त। लौहयुक्त जिसमें लोहा की मात्रा होती है, ठीक है, अलौहयुक्त जिसमें लोहा की मात्रा नहीं होती है। और अधात्विक जिसमें धातु के गुण नहीं होता है वो अधात्विक होता है। अकार्बनिक जिसमें कार्बन की मात्रा होती है और अकार्बनिक जिसमें कार्बन की मात्रा नहीं होती। तो आपका यहाँ पर पूछा गया अधात्विक खनिज जिसमें धातु की मात्रा नहीं होती है। ठीक है, तो इसमें धातु की मात्रा है, इसमें भी है, टीन में भी है, लेकिन अभ्रक में धातु की मात्रा नहीं होती है। ये आपका आंसर होता है अधात्विक खनिज। अभ्रक और ग्रेफाइट, ये भी आप याद रखिएगा, ग्रेफाइट। ठीक है, ये सब आपका जो होता है आपका कौन होता है? अधात्विक खनिज होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, C4 चेन्नई। चलिए हमारा 6 नंबर जो प्रश्न है, देख सकते हैं भारत में लगभग कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं? तो आप बताइएगा कि भारत में लगभग कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। तो हम बताए हैं कि खनिज क्या होता है, तो आपको बताए हैं कि पृथ्वी के भूगर्भ से जो प्राप्त होता है वे सभी को क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं। इसका खनिज के भी हम बताए थे, खनिज 2 प्रकार के होता है, एक होता है धात्विक खनिज हम बताए हैं और दूसरा क्या होता है? अधात्विक। क्या बताए हैं? अधात्विक। आप तब तक बताइए कि खनिज कितने प्रकार का होता है। ये भी 2 प्रकार का होता है, हमने बताया, एक लौहयुक्त होता है और दूसरा अलौहयुक्त होता है। और ये भी 2 प्रकार का होता है, एक कार्बनिक होता है, दूसरा अकार्बनिक। तो भारत में लगभग जो होता है, एक में है 50, कि बी में है 100, सी में है 150, मतलब 150, डी में 200। तो भारत में लगभग 100 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। कितने प्रकार के आप बताइएगा? 100 प्रकार के। आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी फॉर बॉम्बे। चलिए हमारा जो है अब 7 नंबर प्रश्न है, चरक का संबंध किस देश से था? चरक जो है उसका नाम आप सुने होइएगा। चरक जो एक महान आयुर्वेद के, जो चरक दिख रहा है नाम, ये आयुर्वेद के महान जानकार थे। इन्होंने अपने जीवन में बहुत सारे जड़ी बूटियों से दवा तैयार किए और बहुत सारे शिक्षार्थियों को ज्ञान भी दिए थे जिससे जड़ी बूटी के प्रयोग से दवा को बना सकते हैं। आज की जनरेशन में अंग्रेजी दवा मिल रहा है, बीमारी तो जल्दी ठीक कर देता है लेकिन जल्दी बीमारी फिर आ जाता है, मतलब एकदम बिल्कुल अच्छे गहराई से बीमारी ख़त्म नहीं होता है। ठीक है, लेकिन जब आयुर्वेदिक दवा का प्रयोग करते हैं तो वो दवा जो क्या करता है, जल्दी से, थोड़ा देर लगता है लेकिन बीमारी को जड़ से ख़त्म कर देता है। कुछ जानकार लोग अभी होंगे, आपके दादाजी होंगे, उनको देखिएगा तो ज़्यादातर जो होता है जड़ी बूटी दवा का ही प्रयोग करेंगे। ठीक है, और हम लोग के क्या अभी नॉर्मल के जनरेशन में फटाक दे जाता है जल्दी से और अंग्रेजी दवा खा लेता है, जो शरीर के लिए हानिकारक होता है। क्योंकि दवा आप खा रहे हैं, आपको नहीं पता है कि शरीर के लिए वो कितना डोज मिल रहा है, वो सही होगा कि कहीं नुकसान करेगा। ठीक है, लेकिन आयुर्वेदिक दवा न के बराबर नुकसान करता है। तो एक चरक ऐसे महान व्यक्ति थे, इनका जो संबंध था दूसरा कहीं से नहीं,
आप बोलिएगा कि अपने देश के थे, अपने देश के थे, कहाँ के थे? भारत के। आपका आंसर हो जाएगा ए, सी फॉर चेन्नई। ठीक है, ए वाला नहीं होगा, ए नहीं होगा, ए नहीं होगा। आज चलते हैं आगे की प्रश्न में। 8 नंबर प्रश्न है, भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? तो आप बोलिएगा कि सर भारत के प्रथम तेल शोधक कारखाना है वो भारत के किस राज्य में है? तो बोलिएगा असम में। किस राज्य में? असम में। ठीक है, असम में। और असम में महान जो है बहुत ज़्यादा तेल का विशाल भंडार है। और असम के किस शहर में? बोलिएगा तो मथुरा में, कि बरौनी में, कि डिगबोई में, गुवाहाटी में। यहाँ पर प्रथम की बात किया गया है तो बच्चों हो जाएगा असम के कहाँ? डिगबोई में। इसका ऑप्शन हो जाएगा सी फॉर चेन्नई हो जाएगा। चलते हैं 9 नंबर प्रश्न है, मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में क्या स्थान है? मैग्नीज जो आपका है, मैग्नीज एक धात्विक खनिज है। ठीक है, एक धात्विक खनिज है, धात्विक में लौह युक्त खनिज है। ठीक है, और इसके उत्पादन में, इसका उत्पादन सबसे ज़्यादा आपका उड़ीसा में होता है। कहाँ होता है बच्चों? उड़ीसा में होता है। और अब भारत की बात किया है पूरे विश्व में। ठीक है, मैग्नीज के उत्पादन में भारत की बात कर रहा है पूरे विश्व में, तो प्रथम हो जाएगा कि द्वितीय, कि तृतीय, कि चतुर्थ? तो आप बताइएगा कि सर इसका भी आंसर हो जाएगा सी फॉर चेन्नई, तृतीय स्थान है। आपका 10 नंबर प्रश्न है, मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? मरुस्थलीय नाम आ रहे हैं मरुस्थल। ठीक है, मरुस्थल। ठीक है, मरुस्थल का मतलब ही नाम सुन के पता आना चाहिए आपके माइंड में कि रेगिस्तानी इलाका। कैसा इलाका हो जाएगा? रेगिस्तान। कैसा हो जाएगा? रेगिस्तान। और ये कहाँ पाया जाता है? ये बालू वाला जो रेतीला जगह है, ये सबसे ज़्यादा आपका पाया जाता है जहाँ सबसे ज़्यादा गर्मी हो, जहाँ पानी का अकाल हो, अपने राज्य में पानी की बहुत ज़्यादा दिक्कत हो, पानी की पर्याप्त मात्रा में वहाँ पर मौजूद नहीं हो। आपका उत्तर प्रदेश होगा, कि राजस्थान, की कर्नाटक, की महाराष्ट्र? तो आप बोलिएगा कि सर सबसे ज़्यादा जो है रेतीला जो है थार मरुस्थल, जो सब मरुस्थल की बात करता है डिजर्ट के, वो आपका राजस्थान में हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा बी फॉर बॉम्बे हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा। चलते, काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? 11 नंबर प्रश्न है, बताइए काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? बलुई मिट्टी, की रेंगुर मिट्टी, की साल मिट्टी, की पर्वतीय मिट्टी? आप बताइएगा। यहाँ पर आ रहा है काली मिट्टी का नाम, तो आप बताइएगा काली मिट्टी का नाम जो स्थानीय नाम है, स्थानीय नाम वो होता है रेंगुर मृदा। इसका आंसर बी फॉर बॉम्बे हो जाएगा। लेकिन और जान लीजिए काली मृदा का नाम, और जान लीजिए काली मृदा को ना कपासीय मिट्टी भी कहते हैं। कौन मिट्टी? कपासीय। ठीक है, कौन मिट्टी कहते हैं बच्चों? कपासीय मिट्टी कहते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं कपासीय मिट्टी। कौन मिट्टी? कपासीय मिट्टी। बोलिए कपासीय मिट्टी क्यों कहते हैं? क्योंकि इस मिट्टी में कपास की खेती सबसे ज़्यादा होती है। और ये कपास क्या होता है? जिससे आपका कॉटन वस्त्र बनता है, सूती वस्त्र बनता है, वो कपास से ही बनता है। तो काली मिट्टी में सबसे ज़्यादा कपास की खेती होती है, इसीलिए कपासीय मिट्टी कहते हैं। और भारत में यह मिट्टी सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? तो आप बताइएगा सर महाराष्ट्र में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? महाराष्ट्र में। तो सबसे ज़्यादा कपास की खेती कहाँ होती है? तो महाराष्ट्र में। काली मिट्टी जो होता है, काली मिट्टी में जो नमी की मात्रा काफ़ी दिनों तक होता है, क्योंकि ये जल को ज़्यादा क्या कर लेता है? अवशोषित कर लेता है। अगर नहीं देखे होइएगा तो आपको इसी प्लेटफॉर्म पर मृदा संसाधन करके एक चैप्टर है, उसमें पढ़ लीजिएगा, एक एक चीज़ समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो काली मिट्टी का ये जो है रेंगुर मृदा, ये आपका स्थानीय नाम होता है। क्या नाम होता है? स्थानीय नाम होता है। स्थानीय नाम जो होता है कौन मिट्टी? रेंगुर मिट्टी। आपका 12 नंबर जो प्रश्न है, गोंडावना समूह के कोयले का निर्माण हुआ था। ठीक है, आप भारत के जो है 2 हिस्सों में सबसे ज़्यादा कोयला का निर्माण हुआ था। ये जो आपका है गोंडावना लैंड होता है, ठीक है ना, इधर वाला जो होता है आपका टर्शियरी लैंड होता है। तो कहाँ पर सबसे ज़्यादा, किस समूह में जो कोयला का निर्माण सबसे पहले हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है, तो समूह का नाम है गोंडावना समूह। और कितने वर्ष पहले हुआ था? तो आप बताइएगा 20 करोड़ वर्ष पहले, कि 20 लाख, कि 20,000 वर्ष पूर्व, की इनमें से कोई नहीं। तो आप बताइएगा कि सर इसका निर्माण जो है सबसे बहुत पुराना है, तो 20 करोड़ वर्ष पहले की बात है। इसका ऑप्शन हो जाएगा कि गोंडावना समूह के कोयले का निर्माण कितने करोड़? तो 20 करोड़ वर्ष पहले हुआ था। इसका आंसर हो जाएगा ए फॉर अमेरिका। चलिए 13 नंबर प्रश्न है कि प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु 1968 ईस्वी में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? एक में अफ्रीकी कन्वेंशन, वेटलैंड्स कन्वेंशन, विश्व आपदा कन्वेंशन, की इनमें से कोई नहीं। आप बताइए इसका आंसर कमेंट करके क्या होगा?
कि प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु 1968 में आप पूछेगा कौन सा कन्वेंशन हुआ था, इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए, अफ्रीकी कन्वेंशन। आपसे पूछेगा अफ्रीकी कन्वेंशन कब हुआ था, याद रखिएगा, आप चीज़ों के स्टार में लिख लीजिएगा 1968 में। ठीक है, चलिए 14 नंबर प्रश्न है, प्लास्टर ऑफ पेरिस किस से बनाया जाता है। आप देखे होइएगा कि जब हड्डी उड्डी टूट जाता है तो वहाँ प्लास्टर होता है, और जो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है वो किससे बनता है, किस धातु से बनता है। तो आप बताइएगा एक में कि डोलोमाइट से, कि जिप्सम के, कि प्लेटिनम से, कि काइनाइट से। तो आप बताइएगा इसका आंसर हो जाएगा जिप्सम से। किससे बनता है, जिप्सम से। इसका आंसर हो जाएगा बी फॉर बॉम्बे हो जाएगा। चलिए 15 नंबर प्रश्न है, कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है। देखिए आप बताइए आंसर में पहले जल होगा कि सौर, की कोयला, कि पवन, फिर आपको हम इससे रिलेटेड बहुत सारा प्रश्न बताएंगे। तो अनवीकरणीय का मतलब होता है जो वहाँ पर ऊर्जा एक ही बार में खपत होने पर खत्म हो जाए, जो खत्म हो जाए, जो पुनः उपयोग में नहीं आता है, वो आपका अनवीकरणीय होता है। तो बोलिएगा सर कि कोयला को जलाने के बाद जला हुआ कोयला फिर नहीं जलता है, तो यहाँ पर कोयला हो जाएगा अनवीकरणीय संसाधन। लेकिन और जान लीजिए, आपका उपयोगिता के आधार पर, ठीक है, या समयप्ता के आधार पर जो होता है, दो प्रकार का होता है। एक होता है नवीकरणीय संसाधन, और एक आपका होता है यहाँ पर दूसरा अनवीकरणीय संसाधन। आप बताइएगा कि इसमें कौन सा संसाधन एक बार में खत्म हो जाता है। तो आप बोलिएगा अनवीकरणीय संसाधन, मतलब वैसा संसाधन जिसका उपयोग एक ही बार कर सकते हैं, वो पुनः उसको उपयोग में नहीं ला सकते हैं, वो आपका अनवीकरणीय संसाधन होता है। इसमें आपका कोयला, पेट्रोलियम में जितने पदार्थ आते हैं सब आ जाता है, प्राकृतिक गैस, इसमें आता है अनवीकरणीय संसाधन। और जिसका उपयोग हम कई बार कर सकते हैं, बार बार उपयोग कर सकते हैं, जो उपयोग करने पर खत्म नहीं होता है और भौतिक, रासायनिक, यांत्रिक विधि द्वारा पुनः उपयोग में ला सकते हैं, वो आपका नवीकरणीय संसाधन होता है। नवीकरणीय में आपका सौर ऊर्जा, जल, पवन ऊर्जा, ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, जल आपका कैसा संसाधन है, नवीकरणीय, और कोयला आपका हो जाएगा अनवीकरणीय। चलिए आगे के प्रश्न में चलते हैं। भारत में तांबा का कुल भंडार कितना है। एक में 100 करोड़ टन, कि 125 करोड़ टन, कि 150 करोड़ टन, कि 175 करोड़ टन। इसका आंसर आप जवाब दीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बच्चों, आप भारत में तांबा की बात किया है तो आप बताइएगा 125 करोड़ टन है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बी फॉर बॉम्बे हो जाएगा। चलते हैं 17 नंबर प्रश्न में। आपका 17 नंबर जो प्रश्न है, एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है। मैग्नीज के, कि टीन, लोहा, बॉक्साइट। एल्युमिनियम आपका देखिए, ये एल्युमिनियम के तार होता है, बर्तन होता है, तो उसको बनाने के लिए किस खनिज की ज़्यादा आवश्यकता होती है। तो आप बताइएगा कि उसके लिए बॉक्साइट की आवश्यकता होती है। इसका हो जाएगा आंसर डी फॉर डेनमार्क, आपका हो जाएगा बॉक्साइट। चलते हैं, आपका 18 नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है। हमने बताए हैं बच्चों कि जिसमें लोहा की मात्रा पाई जाती है वो लौह युक्त होता है, और जिसमें लोहा की मात्रा नहीं पाई जाती है वो अलौह युक्त होता है। तो इसमें आप बताइए मैग्नीज, की अभ्रक, की बॉक्साइट, की चूना पत्थर। आप बताइएगा सर मैग्नीज होगा। हमने बताए हैं कौन हो जाएगा, मैग्नीज हो जाएगा। ए फॉर आपका अमेरिका हो जाएगा। चलिए आपका 19 नंबर प्रश्न है, मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है। बेंजीन है, कि यूरिया है, कि एंड्रीन है, कि फास्फोरस है। तो बताइएगा कि मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन है वो है एंड्रीन। ठीक है, आपका 20 नंबर प्रश्न है, समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितनी किलोमीटर क्षेत्र तक संपदा निहित है। 10.2 किलोमीटर, 15.5 किलोमीटर, की 12.2 किलोमीटर, की 19.2 किलोमीटर। इसका आंसर हो जाएगा आपका बच्चों 19.2 किलोमीटर जो होती है वो समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा क्षेत्र की संपदा है। क्या हो जाएगा, डी फॉर आपका डेनमार्क हो जाएगा। चलिए आपका 21 नंबर प्रश्न है, बिजली के बल्ब के फिलामेंट जो होता है बनाने में किसका उपयोग करते हैं। टंगस्टन का, तांबा के, कोबाल्ट की, जस्ता। बिजली के फिलामेंट जो होता है जिसको हम तंतु भी बोलते हैं, उसमें किस धातु का प्रयोग करते हैं।
तो बिजली के जो फिलामेंट होता है उसको हमको चाहिए ऐसा धातु जिसका गलनांक क्या हो, उच्च हो, जल्दी टूटे नहीं, जल्दी गले नहीं। तो आपका होता है उसमें लगा टंगस्टन। क्या लगा होता है? टंगस्टन। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? A4 अमेरिका हो जाएगा। लेकिन एक प्रश्न आपसे पूछ रहे हैं कि बताइए विद्युत हीटर में, ठीक है, आप हीटर देखिएगा, हीटर में किस तार का प्रयोग करते हैं, किस धातु के? तो आप बताइएगा कि सर नाइक्रोम का। किसका? नाइक्रोम का। किसका प्रयोग करते हैं? नाइक्रोम का। चलते हैं आगे। 22 नंबर प्रश्न है, कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है? हमने बताया है आपको कि किस मिट्टी में कपास की खेती सबसे ज़्यादा होती है, लाल मिट्टी में कि जलोढ़ मिट्टी में कि काली की पर्वतीय मिट्टी में। आप जरा कमेंट करके फटाफट बता दीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। तो आप बताइएगा कि काली मिट्टी में सबसे ज़्यादा होती है कपास की खेती, क्योंकि काली मिट्टी में नमी जो होती है, नमी की मात्रा अधिक दिनों तक रहती है, नमी की मात्रा अधिक दिनों तक रहती है, और कपास की खेती करने के लिए हमको नमी चाहिए। 23 नंबर प्रश्न है, इनमें कौन सा ऐसा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है? घड़ियाल, डॉल्फिन, व्हेल, कछुआ। आप बताइए इसका कमेंट करके कि कौन सा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है। ठीक है, आप इसका कमेंट करके बताइए आंसर। जब भी आपको पढ़ने का मन नहीं करे तो आपको कहेंगे, ठीक है, कि आप थोड़ा अपने आप में सोचिएगा, अपने आप में बातचीत करिएगा कि हम कर क्या रहे हैं, हमारा संगत कैसा है। संगत का जो असर है ना आपके जीवन में, जिस स्टेज में आप किशोरावस्था में हैं, इस स्टेज में संगत का बहुत असर होता है। आप एक आइंस्टीन का कहानी सुने होइएगा, और नहीं सुने तो हम सुना देते हैं। 2 मिनट का एक कहानी है, बहुत प्यारा है, और आपको लगेगा कि नहीं संगत कैसा होना चाहिए। एक बार की बात है कि आइंस्टीन जो है अपने ड्राइवर को लेकर जितने रिसर्च करते थे, जितने प्रैक्टिकल करते थे, जो चीज़ की खोज करते थे, तो ड्राइवर के साथ जाते थे। और ड्राइवर क्या करता था? आइंस्टीन को लेकर जाता था। ऐसे 5-6 साल उसके साथ, आइंस्टीन के साथ जो है वो ड्राइवर रहा। अंततः 5-6 साल बाद वो ड्राइवर बोला कि सर आपका ये काम जो कर रहे हैं, इस काम को हम भी कर सकते हैं, क्योंकि आपका जितना जो रिसर्च हो रहा है, जितना आपका थ्योरी है, जो सब कर रहे हैं कंप्लीट, वो सब चीज़ हमको भी पता हो गया है। मतलब आपके साथ रहते सब चीज़ पता हो गया है, हमको मौका दीजिए, इस काम को हम करते हैं। एक बहुत बड़ा महफिल लगा था, और उस महफिल में आइंस्टीन को लेटर गया था कि उनको यहाँ पर आना है। आइंस्टीन सोचा कि एक बार हम इस ड्राइवर को भी मौका दे रहे हैं, क्योंकि इन्होंने बार बार हमको बोला है कि हमको एक मौका दीजिए, और ये चीज़ को हम अच्छे तरीके से कर सकते हैं। आइंस्टीन के क्या किया, वो ड्राइवर बन गया। आइंस्टीन ड्राइवर बन गया, और ड्राइवर जो है आइंस्टीन बन गया, और महफिल में गया, और महफिल में गया, वहाँ पर आइंस्टीन के जो कार था, वो ड्राइवर आइंस्टीन बन के गया था। वे सारी चीज़ों को बेहतर तरीके से कर दिया, और बेहतर तरीके से कर दिया क्योंकि वो आइंस्टीन के साथ रहा था। वो सारी चीज़ों को जान गए थे कि कैसे क्या करता है, क्या उसमें कहाँ पर किसका उपयोग करता है, क्या करना, सब जान गया था ड्राइवर साथ में रहते रहते। लेकिन एक बच्चा उस समय सवाल कर दिया, और बीच में वो आइंस्टीन नहीं था, आइंस्टीन तो ड्राइवर बन के वहाँ पर गाड़ी में था, उससे सवाल कर दिया कि आप ये चीज़ बताइए। वो ड्राइवर बहुत बुद्धिमान था, थोड़ा दिमाग लगाया कि इस चीज़ तो हम पढ़े नहीं, हमको आएगा नहीं, हम कैसे बताए। वो बोला क्या, अरे बच्चा एक ऐसा सवाल पूछा, इतनी छोटी सी सवाल, वही तो हमारा सब जवाब जो ड्राइवर दे देगा। अब देखो क्या हो रहा है, क्या बोला वो जो आइंस्टीन बन के गया था वो व्यक्ति कि बच्चा ये तो इतना छोटा सवाल है कि हम क्या, हमारा ड्राइवर दे देगा, इतना छोटा। लेकिन उसको वास्तव में नहीं आ रहा था, लेकिन वो दिमाग इतना चलाया, आइंस्टीन के साथ रहते रहते इतना बड़ा दिमाग, इसका दिमाग काम करने लगा कि छोटा सवाल का जवाब हम थोड़ी देंगे, हमारा ड्राइवर दे देगा। ड्राइवर के रूप में कौन दे? आइंस्टीन साहब गए, फटाफट बोल दिए, उसका जवाब एकदम फटाफट बोल दिए। अब तो ड्राइवर के ताली बजने लगा, जवाब दिया आइंस्टीन साहब गाड़ी में बैठ के, इधर ताली बज गया इधर। क्यों? अक्ल का खेल। और दिमाग से ही एक ड्राइवर जो है आइंस्टीन का रोल निभा सकता है जब संगत उसका अच्छा होगा। अगर संगत अच्छा होगा तो आप भी वहाँ पर अक्ल के द्वारा, बुद्धि के द्वारा देखिए कहाँ से क्या, जब उनको सवाल नहीं आया तो आइंस्टीन साहब के नाम नहीं रखा, वो बोला वो तो मेरा ड्राइवर है, इतना छोटी सवाल हमसे क्या, हम क्या देंगे, हमारा ड्राइवर दे देगा। और लोगों को भी समझ में आ गया कि जो ड्राइवर दे सकता है क्या इनको नहीं पता होगा। इस तरीके से एक व्यक्ति जो है अच्छे संगत में रहकर आइंस्टीन बन सकता है। तो आप संगत अच्छा रखिएगा तो आप अच्छा व्यक्ति कहलाइएगा।
आप बताइएगा इनमें कौन सा ऐसा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है? तो आप बताइएगा कि सर डॉल्फिन जो है केवल भारत में ही पाया जाता है। बी फॉर बॉम्बे हो जाएगा। आपका 24 नंबर प्रश्न है, भागिएगा नहीं, आपका इसमें 50 प्रश्न है जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए भी और अर्धवार्षिक परीक्षा उसके लिए भी जरूरी है। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल क्या है? डिगबोई है कि झरिया है कि घटशिला है कि जादूगोरा? तो आप बताइएगा कि सर इसका आंसर जो हो जाएगा जादूगोरा हो जाएगा। डी फॉर दुबई। चलिए आपका 25 नंबर है, संविधान की धारा 21 का संबंध है एक में वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से, कि बताइए बी में मृदा संरक्षण से, कि आप बताइए जल संसाधन संरक्षण से, कि डी में खनिज संपदा संरक्षण से? आप बताइए कि धारा जो 21 है इसमें वन्य जीव तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के बारे में बताया गया है। इसका ऑप्शन हो जाएगा ए फॉर अमेरिका। 26 नंबर है, बिहार झारखंड में देश का कितना प्रतिशत अभ्रक का उत्पादन होता है? 60, 70 कि 80 कि 90? तो आप बताइएगा आपका बिहार और झारखंड मिलकर 80% प्रतिशत जो है कोयला का निर्माण करता है, उत्पादन करता है। इसका आंसर हो जाएगा सी फॉर चेन्नई। आपका 27 नंबर प्रश्न है, भारत में किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था? कल्पक्कम में कि नरौरा में कि राणा प्रताप सागर में कि तारापुर में? तो आप बताइएगा सर कि इसका आंसर हो जाएगा तारापुर। ये पूरे भारत की नहीं बल्कि एशिया का सबसे पुराना है परमाणु ऊर्जा स्टेशन, सबसे एशिया का सबसे पुराना तारापुर। ठीक है, ये तारापुर सबसे पुराना है। ठीक है, जो कहाँ है आपका मुंबई में पड़ता है। इसका आंसर हो जाएगा डी फॉर डेनमार्क। 28 नंबर प्रश्न है, 1 टन इस्पात बनाने में, इस्पात आपका जो मिश्र धातु है इसको बनाने में कितने मैग्नीज की आवश्यकता होती है? 5 किग्रा कि 10 किग्रा, 15 किग्रा कि 20 किग्रा? आप बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो बोलिएगा कि सर इसका आंसर हो जाएगा सी फॉर चेन्नई को दीजिए, चेन्नई को दीजिए, चेन्नई सुपर किंग को दीजिए। आज हो जाएगा इसका आंसर 10 किग्रा। 29 है, निम्न में से कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है? लौह अयस्क, ठीक है, लौह अयस्क, लौह अयस्क। लौह अयस्क के 3 प्रकार हैं, हेमेटाइट, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट। हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट। ठीक है, यहां पर देखिए किसका बात किया? लौह अयस्क के, तो ब्यूटुमिनस नहीं होगा क्योंकि ये कोयला का प्रकार है। एंथ्रासाइट, ब्यूटुमिनस, लिग्नाइट पीट। ये एंथ्रासाइट, ब्यूटुमिनस, लिग्नाइट पीट आपका कोयला का प्रकार होता है, तो ये नहीं होगा आपका, एंथ्रासाइट नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं है। यहाँ सी पर चेन्नई जो है हेमेटाइट आपका हो जाएगा। यहाँ पर हमने बताए हैं कि लौह अयस्क क्या होता है? प्रकार। ये आपका जो ये दोनों था एक कोयला के प्रकार था। इसका आंसर हो जाएगा सी फॉर चेन्नई। आपका 30 नंबर है, प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है? कोयला, विद्युत, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। प्राथमिक ऊर्जा का मतलब होता है बच्चों, प्राथमिक ऊर्जा, ठीक है, जो हमारा पारंपरिक ऊर्जा है। ठीक, क्या है? पारंपरिक, जो सबसे पहले जिस ऊर्जा का प्रयोग करते आ रहा है इंसान, वो प्राथमिक ऊर्जा होता है। तो आपका उदाहरण नहीं है निगेटिव, तो कोयला आपका प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है, जो ये सब है। लेकिन विद्युत आपका प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है, एक गैर पारंपरिक होता है और द्वितीयक होता है। इसका आंसर हो जाएगा बी फॉर बॉम्बे हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न है, भारत के किस भूगर्भिक समूह में कोयला पाया जाता है? ठीक है, गोंडावना समूह, कडप्पा समूह, आरावली समूह, धारवाड़ समूह। ठीक है, आपसे पूछ रहा है कि पृथ्वी के किस भूगर्भिक समूह में कोयला पाया जाता है। हमने अभी एक प्रश्न बताए हैं कि गोंडावना जो समूह है उसमें 20 करोड़ वर्ष पहले की कोयला मौजूद है। तो कौन हो जाएगा, कौन समूह? गोंडावना समूह। इसके अलावा आपका एक टर्शियरी समूह भी है। आपका 31 नंबर प्रश्न हो गया। चलिए आपका 32 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सी मिट्टी सबसे ज़्यादा उपजाऊ होती है? पर्वतीय मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी, पीली मिट्टी की जलोढ़ मिट्टी? तो आप बताइएगा इसका आंसर। सबसे ज़्यादा जो भारत में पाया जाता है, बिहार में पाया जाता है, सबसे ज़्यादा उपजाऊ होता है आपका जलोढ़ मिट्टी हो जाता है। आपका आंसर हो जाएगा डी फॉर डेनमार्क। लेकिन और जान लीजिए, जलोढ़ मिट्टी जो होता है ये क्या होता है? तो बोलिएगा नदियों द्वारा मतलब नदी के पानी द्वारा, नदियों के पानी द्वारा
बहा कर लाई गई मिट्टी होती है। ठीक है, इस मिट्टी में धान, गेहूं, सभी प्रकार की खेती होती है। इसमें ह्यूमस की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। और ये मिट्टी कितने प्रकार की होती है? तो ये मिट्टी 2 प्रकार की होती है। कौन कौन होती है? तो बोलिएगा, एक में खादर मिट्टी और 2 में बोलिएगा बांगर मिट्टी। ठीक है, कौन मिट्टी? बांगर मिट्टी। खादर मिट्टी क्या होती है? अधिक उपजाऊ होती है। ये मिट्टी ज़्यादा उपजाऊ होती है, ये मिट्टी कम उपजाऊ होती है। ये नवीन होती है, और ये क्या होती है? ये पुरानी होती है। इसमें पत्थर की मात्रा, कंकर की मात्रा कम होती है, और बांगर में क्या होती है? ज़्यादा होती है। इसका आंसर हो जाएगा D4 दुबई। चलिए 33 नंबर प्रश्न है, देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? देश के जो बांध है उसको किसने भारत का मंदिर कहा था? महात्मा गांधी जी की, स्वामी विवेकानंद की, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की, पंडित नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो प्रश्न को आप अच्छे से पढ़िएगा, ऑप्शन को भी पढ़ना है। देख सकते हैं कि हम सभी ऑप्शन को पढ़ रहे हैं, इसलिए क्योंकि ऑप्शन पढ़ना जरूरी है। आपको लगेगा कि आंसर यही है, लेकिन यहाँ पर इनमें से सभी दे सकता है और पूरा हो सकता है, इसलिए ऑप्शन को पढ़ना है। इसका आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने भारत के बांधों को क्या कहा था? देश के मंदिर कहा था। मतलब देश के बांधों को भारत का क्या कहा था? मंदिर कहा था। गांधी जी कहे थे कि हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन पेटी भरने के लिए कुछ नहीं है। वो बोले थे कौन? गांधी जी बोले थे। चलिए, बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेतन बढ़ा है? एक में है फ्लोराइड, बी में क्लोराइड, आर्सेनिक और डी में लौह। तो आप बताइएगा कि बिहार में जो अति जल दोहन के कारण फ्लोराइड तत्वों का संकेंद्रण बढ़ा है, इसका आंसर हो जाएगा A4 अमेरिका। आपका 35 नंबर प्रश्न है कि प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है? आपको पता होगा कि जल जो है एक नवीकरणीय संसाधन है, फिर भी जल की मात्रा आज जल संकट के रूप में धारण कर रहा है, क्योंकि जल का अंधाधुंध उपयोग किया जा रहा है। इसलिए जल की मात्रा जो है जो भूगर्भिक जल है, आपका भूमिगत जल 1% है, और उस परसेंट में भी बहुत जल जो होता है नदी में है, सागरों में है, आपको कहा जाए तो ग्रीनलैंड के रूप में, बर्फ के रूप में चादर में है, और आपका महासागर में जो जल है आपका 96.5% है। ठीक है, जो खारा जल है, जो कैसा जल है? खारा जल है, जो पीने लायक नहीं है। तो यहाँ पर आपसे पूछा कि प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल होता है, तो आप बताइए 55 की 60 की 65 की 70। तो प्राणियों के शरीर की बात कर रहा है तो आपका हो जाएगा 65%, C4 चेन्नई हो जाएगा। लेकिन पूछेगा पेड़ पौधा में, ठीक है, पेड़ पौधा में कितना होता है? तो आप बोलिएगा कि सर 65 से, आपका 65 से जो होता है 99% होता है। किसमें? पेड़ पौधा में। 36 नंबर प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून, 3 अप्रैल, 3 सितंबर, 1 दिसंबर। आप बताइएगा कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो बोलिएगा कि सर कि 5 जून को मनाया जाता है। किस दिन को? 5 जून को। ठीक है, चलते हैं आगे की प्रश्न में। आपका 37 नंबर प्रश्न है, वृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को कौन ग्रह कहते हैं? आप बताइए कमेंट करके कि ज़्यादा जल, वृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को कौन ग्रह कहा जाता है? आप इसका आंसर कमेंट करके बताइए। तो बोलिएगा सर उजला ग्रह कहते हैं, कि नीला ग्रह, कि हरा ग्रह, कि लाल ग्रह। तो जल की उपस्थिति के कारण आप देखिएगा ग्लोब में कैसा दिखता है, बिल्कुल नीला दिखता है। तो जल की उपस्थिति के कारण, क्यों? जितने 100% है हिस्सा में आपका ये धरती, उसमें 71% पर जल है। आपका जल कितना परसेंट पर है? 71। और स्थल जो है आपका कितना परसेंट है? 29% पर। चलिए 38 नंबर प्रश्न है, डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध है संसाधन संग्रहण से, कि संसाधन के विदोहन से, कि संसाधन के नियोजित दोहन से, और इनमें से कोई नहीं। इसका मतलब होता है कि डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध है संसाधनों का नियोजित विदोहन से है। ठीक है, नियोजित विदोहन से है, अनियोजित विदोहन से है। 39 है, भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य कौन है? पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। तो सबसे ज़्यादा जो है कोयला आपका पाया जाता है। जब हमारा बिहार एक साथ था झारखंड से, तो उस समय हमारे भारत में जो बिहार जो है, बिहार क्योंकि झारखंड से जुड़ा था, तो उस समय खनिज के रूप में जाने जाते थे। लेकिन आज अलग हुआ तो भारत में पूरा खनिज झारखंड के इलाका में चला गया। तो झारखंड जो इलाका है वो उसमें कोयला का बहुत भंडार है, और भारत में सबसे ज़्यादा जो कोयला देता है वो आपका कोई नहीं, यहाँ पर झारखंड देता है। B4 हो जाएगा बॉम्बे।
आपका 40 नंबर है, टेक्सोल का उपयोग होता है मलेरिया रोग में, एड्स में, कैंसर में कि टीबी के लिए, बताइए। तो बोलिएगा आपको कि हिमालयब या इसी को बोलते हैं चीरी पौधा, ठीक है, चीरी वृक्ष जो बोलते हैं इसी को बोलते हैं। इसमें इसके जड़, ठीक है, जड़, उसके बाद आपका इसका जड़ हो जाएगा, ठीक है, जड़, तना, पत्तियों, इस सब में ना एक टेक्सोल नामक रसायन होता है। कौन रसायन? टेक्सोल नामक रसायन होता है जिसका उपयोग करते हैं कैंसर रोग के इलाज में। इसका आंसर हो जाएगा C4, आपका चेन्नई हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न है, सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है? हम बताए हैं कोयला 4 प्रकार के, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट, जो चारों आपका यहाँ पर दिया हुआ है। इसमें सबसे अच्छा कोयला कौन है? एक में एंथ्रासाइट, पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस। तो सबसे बेहतर होता है आपका एंथ्रासाइट। कौन होता है? एंथ्रासाइट। और भारत में सबसे ज़्यादा पाया जाता है आपका, भारत में सबसे ज़्यादा पाया जाता है आपका तो बिटुमिनस। ये सबसे अच्छा क्यों है? क्योंकि इसमें कार्बन की मात्रा जो है 90% लगभग होता है, और जिसमें कार्बन की मात्रा जितना ज़्यादा होता है वो कोयला उतना ही आपका क्या होता है? बेहतरीन होता है। तो आप जान गए कि सबसे अच्छा कोयला कौन हो जाएगा आपका? तो एंथ्रासाइट हो जाएगा। कौन हो जाएगा आपका? एंथ्रासाइट हो जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा A4, अमेरिका। 42 है, कोयला किस प्रकार का संसाधन है? अनवीकरणीय, नवीकरणीय, जैव, अजैव। तो कोयला एक बार खत्म और उसके बाद उपयोग में नहीं आता है तो आपका कोई नहीं, अनवीकरणीय संसाधन हो जाएगा। आपका आंसर हो जाएगा बच्चों A4, अमेरिका। 43 नंबर है, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? कौन ऊर्जा? सौर ऊर्जा। बताइए सौर ऊर्जा कौन सा संसाधन है? तो बोलिएगा कि सर ये नवीकरणीय है। कौन है? नवीकरणीय संसाधन। लेकिन इसमें नवीकरणीय दिया है मानवकृत, पुनःपूर्ति और अजैव, अचक्रीय। तो आप बोलिएगा सर इसको पुनःपूर्ति करते हैं, और पुनःपूर्ति जो करते हैं वो आपका नवीकरणीय हो जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा B4, बॉम्बे, पुनःपूर्ति संसाधन। तट रेखा से कितने किलोमीटर के क्षेत्र की सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र होती है? तो आप बोलिएगा 200, एन मतलब नॉटिकल मील, 100 नॉटिकल मील की, 200 नॉटिकल मील की, 150 नॉटिकल मील, एनएम जो हो जाएगा कि 250 की 150। यहाँ पर 4 ऑप्शन है, आप बताइए इसमें क्या सही होगा। तो आप बोलिएगा सर कि 200 जो होता है नॉटिकल मील की क्षेत्र को बोलते हैं अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र, जिस पर उस देश की सरकार के अधिकार होता है। इसको किलोमीटर में बदलिएगा तो 1 नॉटिकल मील में जो होता है, 1 नॉटिकल मील में लगभग में 1.8 समथिंग होता है, 1.8 समथिंग होता है। तो इसको बदलिएगा तो किलोमीटर में आपका आएगा 370 किलोमीटर। तो 370 किलोमीटर के एरिया को बोलते हैं अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र, और वहाँ तक उस देश के सरकार का अधिकार होता है। ठीक है। 45 नंबर है, पेट्रोलियम किस प्रकार का संसाधन है? अनवीकरणीय की, नवीकरणीय की, अजैव की, जैव। तो बोलिएगा कि सर पेट्रोलियम के अंतर्गत जितना आता है पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस, वे सब एक बार उपयोग करने के बाद पुनः उपयोग में नहीं आता है, तो आपका हो जाता है अनवीकरणीय संसाधन। A4, अमेरिका हो जाएगा। 46 नंबर प्रश्न है कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है? वनोन्मूलन, अति पशुचारण, अधिक सिंचाई, गहन खेती। तो भूमि निम्नीकरण के जो सबसे प्रमुख कारण है पंजाब में, वहाँ पर अधिक सिंचाई। C4, चेन्नई। चलिए आपका 47 नंबर प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? कबूतर, हंस, मयूर, तोता। इस तो सब बच्चा जानता है कि मोर होता है। ठीक है। तो राष्ट्रीय पशु बता दीजिए आप कमेंट करके। तो आप पशु को बोलिएगा कि सर बाघ होता है। ठीक है। आप बता दीजिए फूल, बता दीजिए कि, तो फूल बताइएगा सर कमल होता है। राष्ट्रीय गीत बता दीजिए आप कमेंट करके। ठीक है। राष्ट्रीय गीत कौन होता है? तो बोलिएगा सर वंदे मातरम होता है। वृक्ष बता दीजिए, वृक्ष कौन होता है? तो बोलिएगा सर बरगद होता है। कौन होता है? बरगद। ठीक है। इस तरीके से प्रश्न आएगा। 48, निम्नलिखित में खरीफ फसल कौन सा है? वैसा कौन ऋतु में? वर्षा ऋतु में की जाती है। और वर्षा ऋतु में कौन होता है? आप तो बोलिएगा सर धान होता है, मतलब चावल होता है। गेहूं नहीं होगा, सरसों नहीं होगा, मटर नहीं होगा, कौन हो जाएगा आपका? चावल हो जाएगा। C4, चेन्नई हो गया। 49, निम्नलिखित में से कौन सी रबी फसल है? तो रबी फसल वैसे फसल जो न शीत ऋतु में, ठीक है, शीत में मतलब जो ठंड के समय हो। कौन समय में? ठंड के समय में हो। तो आप बोलिएगा सर धान है कि गेहूं की, केला की, चाय। तो बोलिएगा सर ठंडा में तो गेहूं होता है, तो आपका ये हो जाएगा रबी फसल।
50 नंबर है, निम्नलिखित में से किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? केरल में, कर्नाटक में, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड में। तो बच्चों एक प्रश्न आपका ये रहेगा होमवर्क के रूप में, ठीक है, ये HW में रहेगा और HW में होगा। आप इस प्रश्न को कमेंट करके बताइएगा और जरूर अगर नहीं पता होगा तो इसको जानने का प्रयास करिएगा कि सबसे ज़्यादा भारत में कहाँ वन का विस्तार है और बिहार में भी कितना है, इसको भी बताइएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। आज का दिन स्पेशल रहेगा और आप चीज़ों को अच्छे से याद रखिएगा और एग्जाम में एकदम झंडा गाड़ के आइएगा। जय हिंद, जय भारत।